आप सभी की स्क्रीन पर है। कोर, कोर का मतलब क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो कैपिटल इक्वल्स टू 5.5% ऑफ RWA का, ठीक, जो आपको बताया गया अभी क्या बताया गया, 5.5% प्रॉफिट से लाना है, ठीक। दूसरा टियर 1 कैपिटल 7% का, ठीक। ओवरऑल कितना होगा? तो ओवरऑल जो होगा वो RW का कितना होगा? टोटल कैपिटल 9% होगा। मुद्दा क्लियर? जल्दी बोलो। चलो यहां बात को समझो। RWA आपको कितना मेंटेन करना है? तो RWA का आपको कितना मेंटेन करना है? RWA का आपको मेंटेन करना है 9%। 9% ऑफ RWA मेंटेन करना है। रिस्क वेटेड एसेट का 9% मेंटेन करना है। लेकिन अब मेरी बात को आप सुनोगे ना, तो अभी आप कहोगे सर कितना मेंटेन करवाओगे? देखो कह रहा है द मिनिमम कैपिटल एडुकेशन रेशियो फॉर बैंक विल बी 11.5% आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल कंजर्वेशन बफर बाय 31st ऑफ मार्च 2019। मैंने क्या बोला? इसे फिर बढ़ा दिया गया है। यही है बेसल नॉर्म 3, यही है बेसल नॉर्म 3 मेरे प्यारे। देखो मैंने क्या बोला, 9% आप कर रहे हैं किसका बेटा? कैपिटल एडुकेशन रेशियो के बिहाफ पर आप 9% तो अभी कर रहे हैं, ठीक। पर जब बेसल नॉर्म 3 एप्लीकेबल होगा तो 2.5% और हो जाएगा। जो मैंने क्या बताया था कि 0.55% लगा करके आपको 5 वर्षों तक मेंटेन करना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2.5 हो जाएगा। किसका 2.5 हो रहा है? तो मैंने आपसे बोला था रिस्क वेटेड एसेट का, ठीक। तो 2.5 ये और 9 ये कितना बन के तैयार हो गया? 9 + 2.5 कितना होता है? तो आप कहोगे सर ये तो 11.5 हो गया, क्या यही पर यहां पर दिया हुआ है? तो आप कहोगे यस सर यही दिया हुआ है। अब देखो मेरी बात समझो। द CCB in the form of common equity of 2.5% of RWA, रिस्क वेटेड एसेट का जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, मतलब बेसल नॉर्म 3 में जो लागू होगा वो आएगा एक टर्म क्या बेटा? CCB। क्या आएगा? CCB। CCB को ही फुल फॉर्म के रूप में क्या कहते हैं? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। क्या कहते हैं? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये कुछ ऐसी शब्दावली है जिसकी कोई हिंदी नहीं बनती, क्योंकि ये प्योर बैंकिंग का हिस्सा है और प्योर बैंकिंग में कहीं भी हिंदी नहीं होती। ये बात आप लोग समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। आज के समय में आप देख रहे हैं लगातार सारी चीजें इनहैंसमेंट हो रही हैं, सारी चीजें ग्रो करती जा रही हैं, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो कोई भी चीज आपको कंप्यूटर में क्या लगता है, जब आप जाएंगे बैंक में तो वहां पे हिंदी में खाता खुलेगा? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चीजें भी हिंदी में नहीं होंगी, भले ही आप उसको अंग्रेजी में ना बोल पा रहे हो, उसे सीखें, पर सीखना ही होगा। तो CCB का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCB? तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर कब तक लागू होना था? तो लागू होना था 2018 में, फिर बढ़ा कितने बार? एक बार बढ़ा 19 में, और 19 से बढ़ा एक बार फिर 20 में। कब बढ़ा? 20 में। और 20 में लागू होना था, लेकिन आ गया कोविड, तो ये अभी फिलहाल में लागू नहीं हुआ है। फिलहाल में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं देश की हालात और देश की GDP में कितनी ज्यादा कमी आई है, कितनी ज्यादा उथल पुथल हुई है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत समस्याएं हैं। CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर रिक्वायरमेंट इज क्या? proposed to be implemented between March 31, 2014 to March 31, 2019। इसे फिर धीमे धीमे क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। तो 2013 से बढ़ते बढ़ते ही कहां पहुंच गया? 19, 20 और अब 21। यहां से आप यहां पर आप 13 कर लेंगे, दैट इज 2013, ठीक। 2013 कर लेंगे। मुद्दा क्लियर? चलिए, तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि कैसे 2.5% को मेंटेन करना है, 5 वर्षों में करना है। 0.5% करके आप मेंटेन कर लेंगे। जल्दी से बोलो हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपके सामने मिनिमम कॉमन इक्विटी, ये आप समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बहुत इशू नहीं है। ये टारगेट रखे गए थे कि इस तरीके से हम मेंटेन करेंगे, लेकिन ये टारगेट मेंटेन नहीं हो सके बाय डिफॉल्ट। ये है आपका डीसिप। ये क्या है बेटा? ये है आपका डीसिप। अब आप कहोगे डीसिप क्या होता है, ठीक है, देखते हैं।
डीसिप का मतलब होता है डोमेस्टिक। डीसिप का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी से। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली important बैंक्स। ठीक, पढ़ लेते हैं जल्दी से। इन एडिशन टू द SBI and ICICI Bank, which continue to be identified as domestic systematically important bank (DSIB), the Reserve Bank of India has also identified HDFC Bank as a DSIB under the same bucketing structure as last year. The additional common equity tier 1 set 1 requirement for DSIB has already been phased in from 1st of April 2016 and will become fully effective from 1st of April 2019। देखिए डीसिब है क्या। डीसिब बेसिकली एक ऐसे बैंक होते हैं जिनमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें जो यूनिवर्सल बैंक का पार्ट है। यूनिवर्सल बैंक का पार्ट क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसे बैंक जो सब कुछ देते हो। सब कुछ का मतलब हर एक बैंकिंग एक्टिविटी करते हो। जैसे मैं कह दूं कि वो बैंकिंग एक्टिविटी भी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी हैं, वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी हैं, मतलब सारी चीजें मिल रही हों, कॉमन फीचर हो, मतलब अंडर द वन रूफ और द बैंकिंग फैसिलिटीज वर अवेलेबल, दैट इज नोन एज डीसिब। साथ ही साथ में बैंक का जो बिजनेस है वो बिजनेस कैसा है, कस्टमर कैसे हैं, कस्टमर अच्छे हैं या नहीं है, या फिर उनकी जो कंडीशन है वो क्या है। ठीक है, टू बिग मतलब बहुत बड़े बैंक होते हैं डीसी। अब देखो ना, आपको नहीं लग रहा है एसबीआई देश में आरबीआई के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो एसबीआई का आता है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोलो यस और नो। टू बिग, इसकी जो कंडीशन होगी टू बिग, बहुत बड़े बड़े बैंक होते हैं। बोलो जल्दी से। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, ऐसे बैंक जो बहुत बड़े हैं, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उनका फेल होना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो फेल हो ही नहीं सकते, मतलब ऐसे बैंक हैं ये डीसी बैंक जो फेल होने मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन मतलब हो ही नहीं सकता फेल। ऐसा बैंक है, ऐसे बैंक होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं जिनकी कैपिटल बहुत बड़ी होती है। हर साल अगस्त में इनकी रिपोर्ट जाती है, हर साल अगस्त में इनकी रिपोर्ट जाती है, जो कहां जाती है, आरबीआई जाती है। कहां जाती है, आरबीआई जाती है। इसी तरीके से जब डीसिब बैंक सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक बैंक आता है जीसिब, जिसे वो जीसिब बैंक आते हैं। कौन से बैंक आते हैं, हो सकता है देख लेते हैं यहाँ दिया हो जीसिब, नहीं दिया है जीसिब, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब डीसिब बैंक हो जाएंगे तो उस बैंक फिर जीसिब बनते हैं। अब आपको जीसिब बैंक कौन से होते हैं, बस डी की जगह पे जी आ गया है और सब कुछ सेम है, मतलब ग्लोबल सिस्टमैटिक या सिस्टमैटिकल इंपॉर्टेंट बैंक। ये जो बैंक है इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त जीसिब। अब जो जीसिब बैंक होते हैं ये कैसे सिलेक्ट होते हैं, जो बैंक डीसिब होते हैं, जो बैंक कौन से होते हैं, डीसिब होते हैं, उन्हीं बैंकों में से कुछ बैंकों को चुना जाता है फॉर जीसिब। किसके लिए, जीसिब। मतलब ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो हम इतना सिर्फ कह सकते हैं कि डीसिब का फुल फॉर्म जो है वो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकल इंपॉर्टेंट बैंक है। जीसिब का जो फुल फॉर्म है वो ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। जो जीसिब बैंक होंगे वो बैंक होंगे जो डीसिब बैंक थे या रहे होंगे। जो डीसिब बैंक होंगे उन्हीं में से किसी एक बैंक को चुना जाएगा
या 2 बैंकों को चुना जाएगा जीसी बैंकों में। मुद्दा क्लियर। भारत में वर्तमान में जो डीसी बैंक है वो एसबीआई है, एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई बैंक है। कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक है। ये वो 3 बैंक है मेरे प्यारे दोस्त जो डीसी बैंक है। कौन से बैंक है? डीसी बैंक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और आपको याद भी रहना चाहिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि डीसी पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, डीसी लागू कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए डीसी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से, मतलब 2019 से इसे लागू किया गया था। 2019 लिखा है, 19 मत समझ लीजिएगा, दैट इज व्हाट 2019 से डीसी का कंसेप्ट पूर्ण रूप से लागू हुआ। मतलब क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्या बन सकता है? एक जब से आप इंटरव्यू में गए तो आपसे उसने पूछ दिया कि ये बताइए कि जो जीसी बैंक होते हैं वो क्या डीसी बैंक होते हैं? तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बैंक जीसी होंगे वो बैंक डीसी जरूर होंगे, और जो बैंक डीसी हैं वो बैंक जीसी है या नहीं है ये बिल्कुल भी तय नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जीसिब तो होंगे ही नहीं। बात क्लियर? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डीसिब छोटा होता है और जीसिब बड़ा होता है। क्योंकि बात कर देखिए, समझिए ना, डीसिब डोमेस्टिक की बात हुई और जीसिब ग्लोबल की बात हुई। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? भारत के अंदर की बात है, और ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? पूरी वैश्विक विश्व की, मतलब पूरी वैश्विक वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, पूरी ग्लोबल की बात कर रहे हैं, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बैंक जीसिब होगा वो डीसिब जरूर होगा, लेकिन जो बैंक डीसिब है वो क्या होगा? जीसिब बन जाएगा, लेकिन जीसिब आपके तो डीसिब बन गया नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात कंसेप्ट क्लियर रखिएगा बिल्कुल, कि डीसिब जो बैंक होगा वो जीसिब ही बनेगा। मतलब कहने का पूरी दुनिया में जो भी अलग अलग देश है, जैसे हमारा देश है तो हमारे देश में कुल मिला के कितने सारे बैंक हैं आप भी जानते हैं भाई, बहुत सारे बैंक हैं। 10 तो आपके नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, फिर एसबीआई हो गया, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, फिर फॉरेन बैंक हो गए। लेकिन इन सभी बैंकों में सिर्फ ये गिनती के 3 बैंक हैं भारत के जो डीसी बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, जिनका बिजनेस बड़ा है, टू हाई कैपिटल। मतलब कहने का इनका कैपिटल, जो पैसा इनके पास में जो पूंजी है वो बहुत बड़ी पूंजी है। मतलब हम सोचे तो बस सोच ही सकते हैं, देखने की तो बात की बात है ना, कभी भविष्य में धोखा हो जाए तो नहीं कह सकते, आरबीआई पहुंच जाए आप तो एक अलग मुद्दा है, नहीं तो इतना बड़ा कैपिटल देखना मुश्किल है। तो ये जो बैंक है वो डीसी बैंक। ऐसे ही हर एक देश के 2 बैंक, कहीं के 3 बैंक, किसी के 4 बैंक। अब ये कैसे कह सकते हैं कि सर किस देश के कितने बैंक डीसी होंगे? इसके लिए कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और जो भी पूरे ग्लोबल में, पूरी ग्लोब में जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, और वो कंट्रीज जो बीसीबीएस में है, बीसीबीएस का मतलब क्या हुआ? जो बेसल कमेटी में है, जो बेसल कमेटी के मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें जो भी देश आ रहे हैं, 60 देश आ रहे हैं, कितने कंट्रीज से बताए थे हमने? 60 बताए थे। उन कंट्रीज में, ठीक है, जो भी डीसी बैंक होंगे उन्हीं में से कुछ बैंकों को, 1 या 2 या 3 बैंकों को जीसी बैंक बनाया जाएगा, या कह सकते हो जीसी बैंक का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो, ग्लोबल सिस्टमैटिकल इंपॉर्टेंट बैंक। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताओ, कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी, जल्दी से बोलो। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये रहा कैमल। अब आप सोच रहे हो कैमल, कैमल क्या है? आपको ये दिख रहा है ये कैमल? बताओ जल्दी से। अब एक प्रश्न बताओ, बड़े मजेदार प्रश्न है, ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? बताओ, भारत में, भारतवर्ष में ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? जल्दी से बताओ। अच्छा, राज्य बताइएगा, ऑप्शन दिया जाए। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुन लो। अब आप सभी लोग जानते हैं ऊंट को राजस्थान का जहाज कहते हैं कि नहीं कहते? तो मतलब वह राजस्थान में ऊंटों का मेला लगता है। पर हमें यहाँ मेले से कुछ मजा नहीं आने वाला। हम एक्चुअली में आरबीआई ने क्या किया, बैंकों की स्थिति और परिस्थिति जानने के लिए, बैंकों की स्थिति और परिस्थिति, मैंने क्या बोला था कि जो
थर्ड वाला पिलर था। थर्ड वाला पिलर क्या था मेरे दोस्त? मार्केट डिसिप्लिन। बताया था, देखो अभी आपको दिखा भी देते हैं, अगर भूल जाओगे तो मैं आपको तुरंत दिखा भी दूंगा, ठीक है। मार्केट डिसिप्लिन कहाँ गया? मार्केट डिसिप्लिन हम लोगों का ये देखो मार्केट रिस्क था, बोलो। तो मार्केट रिस्क में लाभ या हानि की बात थी, व्यापार कैसा चल रहा है, कैसे आउट कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर बात हुई थी। साथ ही साथ में वहां आपसे मैंने कहा था कि आपकी रियल कंडीशन क्या है, रियल पोजीशन क्या है, इसे आपको डिस्क्लोज करना है ना। कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने सब कुछ बता दिया, दो बातें छुपा ली, तो फिर डॉक्टर तो दो बातें जान ही नहीं पाया ना। अगर आपको डॉक्टर के पास गए तो आपको रियल कंडीशन बतानी है, आपके साथ जो भी आपकी रियल पोजीशन है, आपकी जो भी बॉडी में हरकत हो रही है वो बतानी है। उसी ठीक तरीके से यहाँ कहा गया है कि आप जो भी बैंक हैं भारत के, उनकी कंडीशन को पता करना है। किस रेटिंग से पता करना है? तो कैमल्स रेटिंग से पता करना है। क्या है कैमल्स? कैमल्स एक रेटिंग है। कई बार तो यही क्वेश्चन आया है कैमल्स क्या है, तो उसमें लिखा होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, तो कई लोग रेटिंग पर टिक कभी नहीं करते, जबकि एक्चुअल में है क्या? कैमल्स एक रेटिंग है जो कौन लेके आया था? तो आप कहेंगे आरबीआई लेके आई थी। क्यों लेके आई थी? बैंकों की कंडीशंस को जानने के लिए, बैंकिंग की स्थिति और परिस्थिति को जानने के लिए ये लेकर के आई थी। अब है क्या? कैमल्स में हर एक अल्फाबेट का मतलब है कुछ ना कुछ। कैमल्स में हर एक अल्फाबेट का मतलब है कुछ ना कुछ। जैसे ये लिखा है सी, ये लिखा है ए, ये लिखा है एम, ये लिखा है ई, ये लिखा है एल और ये लिखा है एस। लिखा है क्यों लिखा? बताइए। इस सी का मतलब है कैपिटल एडुकेशन, मतलब ये कैपिटल एडुकेशन रेशियो को इंडिकेट कर रहा है, जो कि बेसल नॉर्म 1 का पार्ट था। कहा गया था आपको CAR मेंटेन करना है। पूरे वर्ल्ड में जो भी BIS के मेंबर कंट्रीज हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के 60 कंट्रीज, उनको 8% करना है। लेकिन उन्हीं 60 देशों में भारत भी है। तो कहा गया भाई साहब आप सुनिए, आप 60 में नहीं है। कहा क्यों? मतलब यहाँ बेइज्जती जैसी थोड़ी महसूस होती है। क्यों 60 में नहीं है? आप ऐसे 60 में हैं जिनको 8% नहीं, जिनको 9% मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक बार पैसा मिल जाए लोन, इसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें उसका रीपेमेंट भी करना है। क्या करना है? बोलो जल्दी से। रीपेमेंट भी करना है। रीपेमेंट का मतलब क्या है? हमें जो उसकी EMI देनी होती है उसी को हम रीपेमेंट कहते हैं, उसी को आप EMI कह लीजिए, उसी को आप लोन चुकता करना कह लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कह सकते हैं। दूसरा टर्म क्या है? एसेट्स क्वालिटी। एसेट्स क्वालिटी, हम देखो आप लोग अक्सर चिल्लाते हैं कि माल्या भाग गया सर माल्या 12,000 करोड़ लेके भाग गया। भाई टैलेंट भी तो होना चाहिए, भागने का भी तो टैलेंट होना चाहिए ना, है? समझो आप बात को। अब एसेट क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब कभी आप लोन लेने जाइए या एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जब लोन लेने जाता है तो बैंक उससे पूछता है कि घर है, किसके लिए लोन ले रहे हो? तो कहता है सर घर बनवाना है, मतलब ये होम लोन हो गया। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये लैंड किसका है? बस हमारा है कि हमारा नहीं, ये नहीं पूछना था। लैंड किसका है, मतलब क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का है या ये प्राइवेट लैंड है या सोसाइटी का, कैसा है? तो जहां आपने कहा सोसाइटी का है तो हो सकता बैंक कह दे तुम्हें लोन ही नहीं मिलेगा। क्या कह दे? लोन ही नहीं मिलेगा। चलो खैर कोई बात नहीं। आपने कह दे डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, जो भी भारत में महानगर है, चाहे आपका महाराष्ट्र के महानगर में हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, जो भी शहर है, ठीक है, जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से चलती है, ठीक है। तो उसके एक अथॉरिटी का एरिया होता है, उसे वो डेवलप करती है। जैसे आप लखनऊ कभी अगर गए हैं तो वहाँ पे LDA चलता है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो वहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उसे देखता है, उसे डेवलप करता है। इसी तरीके से आप इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा?
इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडीए मिलेगा। ऐसे ही आप कानपुर कहीं जाएंगे तो वहाँ केडीए मिलेगा। ऐसे अलग अलग, जैसे आप आजमगढ़ जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ एडीए मिलेगा। तो हर जगह अलग अलग बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि भैया लोन लेने के, तो अब क्या कहता है वो कि आपके घर का जो लैंड है उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत का मतलब हुआ उस लैंड का एवोल्यूशन होगा, मतलब कहने का कि उसका एक बार मूल्यांकन होगा कि वो कितने तक का है। तो पता चला कि वो मान लीजिए सपोज कर लीजिए 25 लाख रुपए का है, तो बैंक आपसे कहता है कि हम आपको इस जगह को बनवाने के लिए 15 लाख रुपए देंगे। ये है एसेट क्वालिटी, मतलब जितनी उसकी क्वालिटी, जितनी उसकी वैल्यू होती है बैंक उतना कभी भी नहीं देता। मुद्दा क्लियर। अब आप कहोगे सर माल्या साहब को इसे कितना मिल गया, माल्या साहब ने जुगाड़ लगाया था, यहीं पे खेल किया गया था। जो उनका बंगलो 200 करोड़ का था, उस बंगलो को 2000 करोड़ का दिखाया। कितने का दिखाया, 2000 करोड़ का दिखाया। आज भी ऐसे कई सारे बैंक हैं, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कई सारे ऐसे बैंक, एसबीआई हो, हर एक बैंक का उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लेके वो गए हैं। तो वहां पर एसेट क्वालिटी में खेल हुआ। बंगलों की जो एक्चुअल कीमत है वो 250, 300, 500 करोड़ रुपए है, लेकिन उसको दिखाया 2 गुना, 3 गुना, कहीं नहीं 4 गुना दिखाया गया। इसमें कई सारे, अब इसमें मिली भगत किसकी हुई बताओ। अच्छा, किसी भी चीज का मूल्यांकन करने कौन आएगा, अगर बैंक पैसा दे रहा है तो मूल्यांकन करने बैंक का अधिकारी आएगा, बैंक का ऑफिसर आएगा। तो उस बैंक के ऑफिसर ने गड़बड़ी करी, बोलो यस सर, बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी से खेल किया गया था, तब उन्हें इतना ज्यादा लोन मिल गया, ये ध्यान रखिएगा। तो एसेट क्वालिटी जो होगी उससे आपको कम लोन मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। और बैंक कहता है कि आपकी जो एसेट क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, विवादास्पद नहीं होनी चाहिए। विवादास्पद का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही जमीन के 2 लोगों ने बैनामे करवा रखे हो, या 2 लोगों के नाम चढ़ रखी हो, या एक ने कब्जा कर रखा हो, दूसरा कह रहा हो मेरी जमीन है। ऐसी लड़ाई दंगे वाली जमीन पर भी बैंक जल्दी फाइनेंसिंग नहीं करता। मैनेजमेंट, बैंक का मैनेजमेंट क्या चल रहा है, जो बैंक चल रहा है उस बैंक में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो मैनेज कौन कर रहा है, देखा होगा आपने, अलग अलग होते हैं, एमडी, सीएमडी, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग उनका रोल होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, है ना। तो अलग अलग रोल होता है ना। कोई रिस्क को देख रहा है, कोई मैनेजमेंट को देख रहा है, कोई क्रेडिट को देख रहा है, कोई डेबिट को देख रहा है, कोई रिकवरी को देख रहा है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग चीज़ों को देखा जाएगा। अर्निंग, क्या कमा रहे हो कि सिर्फ देते ही चले जा रहे हो, बोलो। जैसे आपको याद हो, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, एक शब्द था पीसीए। अगर आपने इसे सही से पढ़ा होगा तो ये 2016 में लाया गया था, 16 लास्ट में आया था। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या बोलते हैं भैया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो आरबीआई लेता है अगेंस्ट द बैंक। किसके अगेंस्ट में लेगा, बैंक के अगेंस्ट में। क्यों लेता है, क्योंकि बैंक जब लोनिंग करते हैं, जब बैंक क्या करते हैं, लोनिंग करते हैं, तो क्या उनकी जो रिकवरी है, जो रीपेमेंट है, वो वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको लाभ कब होगा, आपको लाभ तब होगा, मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपने एक बैंक खोला तो आपको लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जब लोग बैंकिंग करेंगे, आप लोन देंगे, लोग रीपेमेंट करेंगे। या सिर्फ आपने बैंक खोला, आपने लोन बांट दिया, लोग गायब हो गए, तो आप क्या हो गए, आप बर्बाद हो गए, आप डूब गए। तो सनम डूब जाएंगे। कई सारे भारत में बैंक क्या हो गए, ऐसे ही डूबे हैं, लोन दे दिया, गायब हो गए। फिर उन बैंकों का, हालांकि भारत में एक अच्छी बात ये रही है कि जो भी बैंक डूबे हैं उन बैंकों को मर्ज किया गया है, विलय किया गया है। ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसे मर्ज ना किया गया हो। विलय होने में क्या होता है कि जो भी उसके कस्टमर होते हैं, उन कस्टमर्स को कभी कोई नुकसान नहीं होता, उनको वो पूरा रुपया जो भी उनका है वो फंड मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक, ये बात ध्यान रखिएगा
क्योंकि आप कह सकते हैं सर अभी तो महाराष्ट्र में पीएमसी हुआ, अभी सर बंगाल में एक बैंक बंद किया आरबीआई ने, तो ये कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ करके है। ठीक, तो आपकी अर्निंग्स क्या है, किस सिनेरियो में अर्निंग चल रही है, लाभ में है, हानि में है। देखा होगा हर एक क्वार्टर के बाद में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा इस बैंक का शुद्ध लाभ इतना होगा, इतने 1000 करोड़, इतने 100 करोड़ दिखाता है, बताता है बैंक। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से अर्थ ये है कि पैसा जो बैंक की कैपिटल है वो बैंक की कैपिटल कैसी है। कैपिटल का मतलब ये नहीं कि नए नोट है पुराने नोट है, बैंक की कैपिटल की मतलब कैपिटल का मतलब ये है कि बैंक के पास में पर्याप्त मात्रा में क्या पूंजी है या नहीं। बात क्लियर? अच्छा, अब ये कह रहा है सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, ये बड़ा खतरनाक है। सेंसिटिविटी, कुछ लोग कहते हैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हो यार, तो कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। तो यहाँ पर वो कह रहा है सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, आपको देख मार्केट या बाजार को देखते हुए आपको अपनी पूंजी को बाजार में लगाना है, नहीं तो आपकी पूंजी ऐसी स्थिति में सेंसिटिविटी हो गई, अगर आपको थोड़ा भी बुरा लग गया तो आपकी जो पूंजी होगी वो डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। जब बैंक आपको एक बार लोन दे देता है, बोलिए ये सवाल में, तो दोबारा कभी बैंक में आप झांकने नहीं जाते हो। आजकल लोग क्या करते हैं, ईएमआई ऑटो डेबिट लगवा देते हैं। ऑटो डेबिट का मतलब एक महीना पूरा हुआ, वो डेट एक डिसाइड होती है 15, 17, 10, 12, 20 जो भी हो, और उस डेट को आपकी ईएमआई कट जाएगी। लेकिन उससे पहले बैंक आपको कई बार मैसेज करता है कि आप अपनी इस तारीख को जो बैंक में फंड है वो पर्याप्त मात्रा में रखें, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। अरे आपको तो समस्या होगी होगी, इनको भी समस्या होगी, क्योंकि हर क्वार्टर में इनको क्या देना है, अपना रिजल्ट देना है कि मुझे लाभ कितना हुआ, मुझे हानि कितनी हुई, और किस किस सेक्टर में मैंने जो लोन दिए हैं उनका रिकवरी स्टेटस क्या है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पीसीए के चलते आरबीआई ने कई सारे बैंकों के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया था, और उस एक्शन के चलते आरबीआई ने कई सारे बैंकों से, जैसे मैं कुछ बैंकों के नाम भी ले देता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, और आपका इंडियन बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक थे, आंध्रा बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक थे जिन पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कई सारे बैंक थे, कम से कम 8 बैंकों के ऊपर लगा था। तो इन बैंकों पर लगा दिया था। हालांकि वर्तमान में आप जानते हैं ये बैंकों का क्या हो चुका, हो रहा है, विलय हो रहा है। क्या हो रहा है? विलय, मतलब मर्ज कर दिए गए। तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो क्या होगा, अब ये बता देता हूँ मैं कि कैमल्स रेटिंग किसने लॉन्च करी। पहली चीज, कैमल्स क्या है? रेटिंग है। कैमल में हर एक अल्फाबेट का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, आपको ये फुल फॉर्म पता होने चाहिए। सी का मतलब कैपिटल एडुकेसी है, ए का मतलब एसेट क्वालिटी है, एम का मतलब मैनेजमेंट है, ई का मतलब अर्निंग है, एल का मतलब लिक्विडिटी है, और एस का मतलब सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क है। ये है इनरोड्स। ये क्या है भैया? इनरोड्स। इनरोड्स भी एक तरीके की क्या है? रेटिंग ही है। क्या मैंने बोला? इनरोड्स भी एक तरीके की क्या है? रेटिंग है। इनरोड्स, ठीक। इंडियन रिस्क ओरिएंटेड डायनामिक रेटिंग सिस्टम। मुद्दा क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ क्या है भैया ये, बोलो भैया। इनरोड्स क्या है? इंडियन रिस्क ओरिएंटेड डायनामिक रेटिंग सिस्टम। ये इनरोड्स का फुल फॉर्म है। ये क्या है भैया? इनरोड्स का फुल फॉर्म। अब सबसे पहले तो आपको ये फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, हालांकि फुल फॉर्म बड़ा है। देखिए अब क्या हो गया है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न और आया है एग्जाम में। वो स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अब कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े फुल फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े जो स्टैंड होते हैं, स्टैंड का मतलब होता है
लिखा होगा इनरोड्स स्टैंड फॉर, तो इन्हें स्टैंड्स बोलते हैं। ठीक, स्टैंड्स जो होते हैं उनमें अब क्या करता है कि कोई जरूरी नहीं है आपको ये पूरा इतना बड़ा लिख के दे। अब बताइए आप इतना बड़ा ऑप्शन होगा क्या आपके पास में? तो आप कहेंगे इतना बड़ा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बीच से कह देगा ए का मतलब क्या है, लिख देगा इनरोड्स इज अ रेटिंग एजेंसी या रेटिंग सिस्टम, इनरोड्स ए स्टैंड फॉर, ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, इस तरीके की बातों को पूछ सकता है, इस तरीके की बातों को पूछ सकता है। ठीक, अब देखो इनरोड्स को क्यों लाया गया, इनरोड्स को भी आरबीआई के द्वारा लाया गया। क्यों लाया गया? इनरोड्स को लाया गया इन प्लेस ऑफ कैमल, या मैं ऐसे कह दूं कैमल में जो कमियां थी उन कमियों को, जो कैमल्स रेटिंग थी, कैमल्स रेटिंग में जो डिफिशियंसीज थी, जो कमियां थी कैमल्स में, जो क्या थी बेटा, कैमल्स में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए इनरोड को लाया गया था। क्या मैंने कहा? उन कमियों को दूर करने के लिए इनरोड्स को लाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और मेरे दोस्त याद भी रखेंगे। बात क्लियर? अब यहां पर क्या क्या है? सबसे पहला यहां बताया गया है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मैंने आपको समझाया था क्या होता है, बोलो जल्दी से। तो आप कहोगे जी सर समझाया था। क्रेडिट रिस्क में आपने लोन दे दिया, रीपेमेंट नहीं आई तो समस्या है, क्रेडिट रिस्क है। मार्केट रिस्क, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या कंडीशन है ये भी देखना है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट रिस्क, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट को हाई रखेंगे तो जो पुअर पीपल्स हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो लोन की तरफ ज़्यादा मूव आउट नहीं करेंगे, और अगर वो लोन की तरफ ज़्यादा मूव आउट नहीं करेंगे तो आपको लाभ भी नहीं होगा, ये भी श्योरिटी है। लिक्विडिटी रिस्क, पैसे की डिफिशियंसी ना हो जाए। बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क तो जानते ही, प्रॉफिट लॉस। ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क और फॉरेक्स रिस्क। यहाँ दो चीजें और ऐड करेंगे। लीगल रिस्क, लीगल रिस्क क्या होता है? आप कई बार क्या होता है कि लोग बैंकों के अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो वो क्या है? लीगल रिस्क, वो भी आपको मेंटेन करना है बैंकों को। फॉरेक्स रिस्क, फॉरेक्स रिस्क मतलब कह रहेगा जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनमें भी कुछ बदलाव किया गया और उन्हें भी कुछ बेहतर बनाया गया, देखिए जिससे कि फॉरेक्स में आपको कोई कमी ना आए, जो फॉरेन रिजर्व हैं उनमें कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए फॉरेक्स रिस्क लाया गया। ठीक है, बोलो भाई, इतना मुद्दा सभी को क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? बोलो ये सब मुद्दा क्लियर? तो ये था आप सभी लोगों का, क्या भैया बोलो जल्दी से, ये था आप सभी लोगों का जिसे कहते थे हम लोग बेसल नॉर्म्स, जो होता है क्या, बोलो जल्दी से, जो होता है क्या मेरे दोस्त? आप कहोगे बेसल नॉर्म हो गया कंप्लीट। बेसल नॉर्म क्या हो गया मेरे दोस्तों? आप कहेंगे बेसल नॉर्म हो गया कंप्लीट। मुद्दा क्लियर? टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी